हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी जो है प्रवक्ता राजनीति विज्ञान की जो है 7वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमारी 6 क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से आ चुकी हैं। लगातार क्लासेज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर आ रही हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक लिया है भारतीय संविधान। और संविधान के अंतर्गत दोस्तों हमने संविधान की प्रस्तावना, संविधान के मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ों पर हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इससे पहले की क्लास में कुछ अनुच्छेदों पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपने हमारी पहली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर उन क्लासेस को लगातार वॉच कीजिए, जिससे आपके लगातार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, वो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक भाग 4 के अंतर्गत इनको रखा गया है। अब हमने इसमें चर्चा की थी दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके कहाँ तक, अनुच्छेद 51 तक रखा गया है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और इनको जो है भीमराव अंबेडकर ने जो एक विशेषता वाला बात बताया है। और मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन इनको कहा गया है दोस्तों, ठीक है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो वो संविधान की आत्मा और दर्शन हैं। और साथ ही ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को, अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 की हमने चर्चा कर ली थी, 37, 38 इनकी हमारी चर्चा हो चुकी थी दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 39 की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बात करें तो दोस्तों ये भी काफ़ी छोटे हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत दोस्तों आपका राज्य की परिभाषा है, राज्यों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत दोस्तों समाहित सिद्धांतों को लागू करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने को बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 39 में दोस्तों राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि किस प्रकार से नीति का संचालन करेगा, ये बात इसके अंतर्गत बताई गई है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे दोस्तों पिछली क्लास में। आज हम 39 क से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत जो ये बात कही गई है दोस्तों, इसके अंतर्गत राज्य के लोगों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, ठीक है। और साथ ही अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दोस्तों राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा, ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 41 यानी कि 41 के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है कि अगर किसी राज्य के अंतर्गत कोई बेकारी या बुढ़ापा या किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, निःशक्त व्यक्ति है या अनर्ह, ठीक है, और अभाव की दिशाओं में अगर कोई लोग हैं, मतलब कोई लोकतंत्र के अंतर्गत कोई है, तो उसको अपना अधिकार देने का, यहाँ पर प्रभावी उपबंध करने का आर्टिकल 41 के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 42 की बात करें तो दोस्तों राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ये 42 के अंतर्गत कहा गया है। तो आ सकता है एग्जाम में कि राज्य के अंतर्गत न्याय संगत और मनोचित दशाओं के सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रसूति सहायता के उपबंध की बात किस में कही गई है, तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये बात कही गई है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो राज्य जो है अपने कर्मकारों के लिए, अपने निर्वाह मजदूरों के लिए क्या करने का काम करेगा? शिष्ट जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये बात अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 43 ए के अंतर्गत जो बात कही गई दोस्तों, वो कहेगी उद्योगों में के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ये 43 ए के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा 43 बी के अंतर्गत क्या रखा गया है दोस्तों? इसके अंतर्गत है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि करना। सहकारी समितियों को महत्व दिया गया है 43 बी के अंतर्गत। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दोस्तों, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। तो ये 44 के अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों, ठीक है। और 45 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत क्या है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में के द्वारा जब संशोधित किया गया, तो राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ दिया गया दोस्तों कि राज्य में 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बात इसके अंतर्गत रखी गई है। आर्टिकल 47 के अंतर्गत दोस्तों रखा गया है कि राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोग स्वास्थ्य के सुधार करने का प्रयास करेगा और मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों पर निषेध करेगा। तो ये बात इसके अंतर्गत आर्टिकल 47 के अंतर्गत कही गई है दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद 48 में क्या बात कही गई है दोस्तों? इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य कृषि और अनुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत रखा गया है। आगे आर्टिकल 48 क के अंतर्गत दोस्तों जो रखा गया वो क्या है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण की बात दोस्तों आर्टिकल 48 के ए के अंतर्गत रखी गई है तथा संवर्धन का और वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 48 ए में दोस्तों रखा गया है वन्य जीवों के संरक्षण की बात। आर्टिकल 49 के अंतर्गत दोस्तों राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का कार्य करेगा। तो ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही आर्टिकल 50 के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 50 के अंतर्गत है दोस्तों, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। बात इसके अंतर्गत कही गई है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 51 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखे गए हैं, तो इनको अवश्य आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत क्या है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा और साथ ही संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की ओर महत्व दिया गया है। तो ये आर्टिकल 51 में 3 चीज़ों को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की बात कही गई है और साथ ही संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की ओर बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करने की बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दोस्तों ये रखे गए हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा दोस्तों। आर्टिकल 51 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। अब जब संशोधन हुआ दोस्तों संविधान में, तो क्या क्या नीति निर्देशक तत्व इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो 42 संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था और अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 चौ, अनुच्छेद 43 क और 48 क, इनके अंतर्गत दोस्तों 42वें संविधान संशोधन हुआ है 1976 में।
ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में किन किन अनुच्छेदों में चेंज हुआ दोस्तों? एक तो 39 क में हुआ, 39 चौ में हुआ, 43 क में हुआ, 48 क के अंतर्गत परिवर्तन किया गया। ठीक है, साथ ही 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों? 1978। ठीक है, ये 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 42वां 1976 में हुआ और 44वां 1978 में हुआ था। तो यहाँ पर अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत जो है चेंज किया गया था। नीति निर्देशक तत्व की तरह ही महत्व रखने वाले अन्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं दोस्तों? इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो नीति निर्देशक तत्व की तरह ही महत्व रखने वाले हैं। तो अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत दोस्तों क्या है कि इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देने की जो बात कही गई है वो किसमें कही गई है? वो कही गया अनुच्छेद आर्टिकल 350 ए के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 351 में क्या दिया गया है दोस्तों? 351 में दिया गया है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। तो 350 में मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर और 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है दोस्तों। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। तो दोस्तों इससे पहले हमने पढ़े थे 6 मौलिक अधिकारों का हमने बात की थी। तो मौलिक अधिकार के बाद नीति निषेध तत्व के अंतर्गत भी दोस्तों लगभग अधिकारों जैसे ही पॉइंट हैं, लेकिन फिर भी नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकारों में कुछ अंतर है। जो मुख्यतः अंतर है वो क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहली बात तो है कि जो नीति निषेध तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराए जा सकते। ठीक है दोस्तों, पहली बात सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जो नीति निषेध तत्व हैं इनको न्यायालय के शरण में जाकर प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकारों में न्याय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो न्यायालय में दूसरा व्यक्ति जो जिसको उसका नुकसान हुआ है वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाके वहाँ से न्याय ले सकता है मौलिक अधिकार के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो न्याय योग्य है मौलिक अधिकार। दूसरा, जबकि नीति निषेध तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं। दूसरा, इनकी जो प्रकृति है सकारात्मक है। तो नीति निषेध तत्व जो दोस्तों ये सकारात्मक हैं, जबकि मौलिक अधिकार दोस्तों इनकी प्रकृति किस प्रकार की है? नकारात्मक भी इनकी प्रकृति है दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों? इन्हें केवल जो नीति निषेध तत्व हैं इन्हें केवल नैतिक शक्ति प्राप्त है। तो इनके मोरल इनको जो है पावर इनको जो है इनके अंतर्गत यानी कि नीति निषेध तत्व के अंतर्गत केवल नैतिक शक्ति है दोस्तों। जबकि मौलिक अधिकार इन्हीं कानूनी शक्ति प्राप्त है। तो इन्हें जो है कानूनी शक्ति प्राप्त है। तो नीति निषेध तत्व तो नैतिक शक्तियों से चलेंगे दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो होना है तो वो होएगा तो बढ़िया, नहीं होएगा तो तब भी बढ़िया, क्योंकि न्यायालय में जाके उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब जो मौलिक अधिकार हैं इनको जो है कानूनी शक्ति प्राप्त हैं और कानूनी शक्ति के द्वारा इसमें जो है उतार चढ़ाव किया जा सकता है और न्याय भी प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा नीति निषेध तत्व क्या है? इनका उपयोग राज्य के लिए है। ठीक है, किसी राज्य के लिए है। जबकि इनका उपयोग क्या है? मौलिक अधिकार नागरिकों द्वारा किया जाता है। नागरिकों द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का उपयोग किया जाता है। नीति निषेध तत्व का उपयोग केवल राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी मेन फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि किन का उपयोग जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या राज्य के लिए होता है। तो वो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन आपका आ सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इनका उद्देश्य, जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उपयोग होता है दोस्तों वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने में होता है। जबकि जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापित करना। तो लोकतंत्रात्मक राजनीति को स्थापित करना जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो है इसका उद्देश्य है। जबकि नीति निषेध तत्व का क्या है कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना।
तो ये हैं दोस्तों संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हमने आज डिटेल स्टडी इसको नीति निर्देशक तत्वों को कर लिया है, जिसमें आर्टिकल हमने पढ़े दोस्तों कहाँ से। आर्टिकल दोस्तों इसके जो एक तो पहली बात ये जो है हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आते हैं दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक ये नीति निर्देशक तत्वों को इसमें निर्धारित किया गया है। तो हमने अपनी क्लास के अंतर्गत दोस्तों ये सारे नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं 36 से लेके 51 तक के। और अनुच्छेद 51 दोस्तों आपका पूरा कंप्लीटली जो है किस पर आधारित है, अनुच्छेद 51 दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य में सुरक्षा और इससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद 350 दोस्तों ये भी एडिशनल इसमें बताया था। 350 जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देने की बात कही गई थी, और 351 में दोस्तों हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसलिए इसको भी हमने इसमें ऐड किया था। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा आता है, अलग टॉपिक आता है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य दोस्तों जैसे जो है हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत मौलिक अधिकार बने हुए हैं, ऐसे ही मौलिक कर्तव्यों को भी महत्व दिया गया है। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ हैं, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य फिक्स किए गए हैं, और साथ ही दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत ही क के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपका नीति निषेध तत्व हैं, और नीति निषेध तत्व के साथ ही एक मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ दिया गया है, जिसको 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया है दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये एडिशनल हैं जो मूल संविधान के भाग नहीं हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत दोस्तों इन्हें मौलिक कर्तव्यों को भी जो है संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया, ये जबकि एक जो है मूल संविधान के भाग नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए 51 क में कुछ चीज़ें जोड़ दी और जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थी और उनमें से क्या चीज़ें जोड़ी गई, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें दोस्तों, सन 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। कब किया था दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975-77, ठीक है, दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी, ठीक है। क्योंकि 1975 से 1977 के अंतर्गत जो आपातकाल था दोस्तों, उस समय मूल कर्तव्यों की भी बात आई, और उन मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह ने अपनी सिफारिश के द्वारा दोस्तों यहाँ पर संविधान के अंतर्गत जोड़ने की बात रखी है। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि संविधान में मूल कर्तव्यों का भी एक पाठ होना चाहिए, और इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मूल कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए, ये बात इसके अंदर कही गई है। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया, ठीक है। तो इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन हुआ, और उसमें जो है 51 क आर्टिकल 51 क के अंतर्गत दोस्तों जो है यहाँ पर मूल कर्तव्यों को भी जोड़ने की बात कर दी और उसको लागू किया गया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया है दोस्तों। तो ये जो है 4 क यानी कि IV और क, ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत एक ये नया भाग जोड़ा गया है दोस्तों। और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, जो और वह अनुच्छेद 51 को ही था दोस्तों, ठीक है। इस जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। तो इसमें नागरिकों के टोटल 10 जो है कर्तव्य रखे गए हैं दोस्तों। क्या कर्तव्य हैं उनमें हम चर्चा करने वाले हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी, ठीक है। जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की थी, उनने जो है उसमें घोषणा की
कि जब संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य को न जोड़ा जाना, क्योंकि मूल अधिकारों को जोड़ा गया था और मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी जोड़ना आवश्यक था। तो इसको एक ऐतिहासिक भूल मानते हुए यह दावा किया गया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। तो संविधान निर्माता जिस कार्य को भूल गए थे उसको अब कर दिया गया है। ये जो है इस सत्तारूढ़ पार्टी का मानना था, जो 1976 में जो ये संशोधन किया गया था दोस्तों। ठीक है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल 8 ही मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में अब इनकी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 11 हो गई है। तो मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। और मौलिक जो है अधिकार कितने हैं, टोटल 6 हैं, जबकि पहले 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और साथ ही दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। पहले 10 कर्तव्य जोड़े थे, अब टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं दोस्तों। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, टोटल 11 हैं। ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद किस में है, 51 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि क्या कर्तव्य होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात इसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई है दोस्तों कि संविधान का पालन करने की बात कही गई है। सबसे पहली बात है कि जो संविधान पूरे देश में लागू है दोस्तों, उस संविधान के पालन करने की बात सबसे पहले कही गई है। 51 के भारत के नागरिक के कर्तव्य यह होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। ठीक है। तो पहली बात क्या है, संविधान का पालन करने की बात कही गई है और संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात कही गई है। तो पहली बात तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी भी था। दूसरा है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है। तो देश की जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों में जो प्रेरित उससे प्रेरित होकर उसको अपने उसके आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करने की बात यहाँ पर कही गई है। इसीलिए दोस्तों हमारे देश के अंतर्गत लगातार जो देशभक्त रहे हैं उनके कुर्बानी और उनके बलिदान को दोस्तों बार बार याद किया जाता है और उन पर आधारित फिल्में भी बनाई जाती हैं, जिससे देशभक्ति की भावना जो है लोकतंत्र के अंतर्गत, हमारे लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत इतनी भीड़ भाड़ी जो है समाज के अंतर्गत ये देशभक्ति की भावना बनी रहे दोस्तों। ठीक है। क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है यहाँ पर देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो इसलिए ये मौलिक कर्तव्य भी बहुत अच्छा इसमें जोड़ा गया है। बात करते हैं दोस्तों तीसरा, भारत में की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, ये तीनों को जो है इसकी रक्षा करना है और इसको अक्षुण्ण रखने का कर्तव्य हमारे देशवासियों को मिला हुआ है संविधान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब दोस्तों यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि देश की रक्षा करनी है, देश की रक्षा में कभी पीछे नहीं होना है। और साथ ही दोस्तों जब कभी आह्वान किया जाए देश की सुरक्षा के लिए, तो उस समय राष्ट्र की सेवा करने का मौका ना गंवाया जाए। इसके अलावा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है। तो आपस में समान भ्रातृत्व की भावना हो, धर्म, भाषा और प्रदेश व वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। तो ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ये बात भी हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जोड़ी गई है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं दोस्तों, जो हमारे समाज को जो है काफ़ी सुचारू रूप से चलाने के लिए और समाज में अव्यवस्थाओं को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली इस परंपरा का महत्व समझे और उसके परिरक्षण करें। तो जो सामाजिक
संस्कृति है दोस्तों हमारे समाज की, और जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनको क्या करना है, उनकी रक्षा करना है और उसको समझना है, उसकी महत्व को। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की और के अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करने की बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। उसका संवर्धन करने की बात कही गई है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की बात कही गई है दोस्तों। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, इनकी रक्षा करने की बात कही गई है और इनके संवर्धन की बात कही गई है, और प्रत्येक प्राणी मात्र की के प्रति दया भाव रखने की बात भी हमारे संविधान के कर्तव्य के अंतर्गत कही गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन में सुधार की भावना का विकास करें। तो दोस्तों जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या किसके लिए यूज़ किया जाए, एक तो मानववाद के सुधार के लिए और ज्ञानार्जन के सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाए। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किसी विनाश के लिए ना किया जाए, जबकि ज्ञानार्जन के लिए किया जाए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है, मानववाद के लिए किया जाए, ज्ञानार्जन के लिए किया जाए और सुधार की भावना का विकास करने के लिए साइंटिफिक दृष्टिकोण का यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नवा पॉइंट है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो दोस्तों समाज के अंतर्गत या जो सार्वजनिक स्थलों पर जो भी चीज़ें, जो संपत्ति है, जैसे कोई प्रतीक बनाए रहते हैं, कोई चीज़ें बनाई रहती हैं, तो उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हिंसा से दूर रहने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। 10वां जो मूल कर्तव्य है दोस्तों वह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने की बात कही गई है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ओर ऊंचाई को छू ले। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है कि दोस्तों जो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां हैं उनमें जो है क्या करना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने की बात कही गई है, और राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले, ऐसा प्रयास करने की बात मूल कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो अंतिम कर्तव्य है दोस्तों वो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य दिया गया है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अवश्य ही स्कूल भेजना है, ठीक है, उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 से 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों के लिए जो संविधान की बात कही गई है शिक्षा से संबंधित, वो क्या है, वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये हमारे जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है, और इसके आधार पर जो है बच्चों को विद्यालय में जो है एक तो उनको अनुत्तीर्ण करने की बात नहीं वो की गई है कि अनुत्तीर्ण नहीं होना है बच्चे ने, असफल नहीं होना है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही दोस्तों आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप हमारी क्लास को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपके द्वारा जो भी अभ्यर्थी जो है इस क्लास को देखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, जिससे हमको आगामी क्लास के लिए जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो और साथ ही दोस्तों अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या जो भी संविधान से संबंधित किसी का एग्ज़ाम है, तो उन सभी जो है दोस्तों प्रत्येक प्रकार के सिलेबस में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संविधान के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भी आप इसको जरूर शेयर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने जो है संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व की बात पढ़ी और साथ ही मौलिक कर्तव्यों के टोटल 11 पॉइंट्स का हमने पूरा अच्छे तरीके से अध्ययन किया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।